हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग। देखो, यूनिट कॉस्टिंग क्या है? ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमने जिस प्रोडक्ट को बनाया है उसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। देन हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल हमने इसी प्रोडक्ट को बनाया था तो उस टाइम हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी। इससे हम जो सेलिंग प्राइस है उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो कीमत है जिसके ऊपर हम बेचेंगे इस सामान को, वो प्राइस हम डिसाइड कर सकते हैं। देन इसमें हम एलिमेंट्स की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आई है, मतलब उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका हम रिलेशन दिखा सकते हैं कि टोटल कॉस्ट से उस पर्टिकुलर कॉस्ट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है। मगर उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम यूनिट कॉस्टिंग यूज़ कहाँ करते हैं, हम इस टेक्निक को कहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन है। तीसरा, वो जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि अगर मैंने आउटपुट फर्स्ट लिया और मैंने अगर आउटपुट 69th लिया तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आउटपुट में, दोनों यूनिट्स में कोई भी अंतर नहीं है, सिमिलर नेचर के हैं, बिल्कुल सेम है, मतलब उनका जो साइज है, शेप है, कलर है, वो सब सेम है। तीसरा, इसका हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गई, ब्रिक हो गई, ब्रिक मतलब ईंट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सेम नेचर की होती हैं, मतलब एक ईंट और दूसरी ईंट दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, होमोजीनियस है, उनका साइज, शेप, उसके ऊपर जो हमने मार्क दिया है वो सब सेम है। सीमेंट है, अब सीमेंट में हम कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और एक ही प्रोडक्ट बना रही है वो कंपनी या वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म, और दूसरा जो प्रोडक्शन है वो लगातार हो रहा है। तो ऐसे इस केस में हम क्या चीज़ करते हैं, हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जो मेथड है वो आएगा हमारा कॉस्ट शीट को बनाना। कॉस्ट शीट हमने पीछे भी किसी वीडियो में पहले किया था, मगर अभी हम दोबारा कर रहे हैं कि कॉस्ट शीट को हम कैसे बनाते हैं। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हमारी आ जाएगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, या टोटल हम अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर कॉस्ट ही आएगा, यहाँ पर आएगा पर यूनिट कॉस्ट। देखो, जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें इतना पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, मतलब आउटपुट कितना है। तो यहाँ पर हम आउटपुट लिखते हैं, सपोज 2000 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कॉस्ट शीट को बनाते हुए हम सबसे पहली चीज क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड।
ये हम टोटल अमाउंट भी इसकी लिखेंगे। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 2000। तो टोटल कॉस्ट सपोज 2 लाख है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ यूनिट से 2000 से, तो ये कितनी पर यूनिट कितनी आ गई? 100। इसी तरीके से जो डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आता है? डायरेक्ट लेबर। लेबर डायरेक्टली कितनी लगी है, कितनी लागत आई है उसकी। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली तो लगे हैं मगर मटेरियल और लेबर में हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इसी तरीके से इनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी और पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। जब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट आता है दैट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। यहां पर आ जाएगा हमारा, इनको ऐड करने के बाद, प्राइम कॉस्ट। जब भी प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब हम ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को यहां पर हम ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हुए हैं तो ये भी टोटल अमाउंट आ जाएगी और पर यूनिट अमाउंट या पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने से हमारे पास आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको हम वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। इन दोनों को ऐड कर दिया, यहां पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में जब भी हम ऑफिस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्चे ऐड कर देते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब जो हमारे ऑफिस चलाने के जितने भी खर्चे हो रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारे मैनेजर्स हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस के और वर्कर्स हैं, वो ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी या जो नई फिगर आएगी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब मैं सामान को बेचने का खर्चा ऐड कर देती हूं, बेचने का खर्चा कौन सा होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो मेरी जो फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि बेचने का खर्चा कितना आया है। ये भी पर यूनिट आ जाएगा और टोटल भी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, इसमें हम कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं। देखो कोई भी बिजनेस है वो किस मोटिव से बना है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, तो इसमें जब मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगी तो जो लास्ट फिगर आएगी वो आएगी मेरी सेल्स की, कि पर यूनिट सेल्स कितनी है और टोटल सेल्स कितनी है। तो ये है फॉर्मेट हमारा कॉस्ट शीट का। क्लियर है? ये फॉर्मेट हमने पहले भी किया था, लेकिन वहां पर शायद हमने पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिखा था। पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल को जब मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगी तो वो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आती है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस में हम कोई चीज को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? प्लस
जो हमने परचेज किया है उस पर्टिकुलर पीरियड में, परचेजेस को ऐड करेंगे। तीसरा, वो सामान जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको खरीदा है हमने, उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए कुछ खर्चा लगा है। जैसे कि अगर मैं उसको रेलवे से लेके आ रही हूँ तो मुझे वहाँ पर कुछ चार्ज देना पड़ा, मुझे उसके ऊपर हो सकता है कोई टैक्स देना पड़ा। तो कैरियज इनवर्ड, इसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड, जिसमें हमारी फ्रेट वगैरह ऑक्ट्रॉय सारी चीजें आ जाती हैं। परचेजेस ऐड कर दिया, कैरियज इनवर्ड ऐड कर दिया, उसके बाद इसमें हम माइनस करेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कि मेरे पास इतना सामान बच रखा है। तो ये जो फिगर आएगी वो आएगी मेरी मटेरियल कंज्यूम्ड की। क्लियर है? ये हम करेंगे फॉर रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है। और कच्चा माल कहां पर आएगा मेरा? यहां ऐड होगा, यहां पर, इस जगह। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालेंगे अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ? तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में हम परचेजेस ऐड करेंगे, उसको लाने का जो खर्चा है उसको ऐड करेंगे, उसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और हमारा जो लास्ट में बचेगा वो आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद हमारे पास कई बार ऐसा माल भी पड़ा होता है जो कि अभी ना ही तो रॉ मटेरियल है ना ही वो फिनिश्ड गुड है। कई बार ऐसा सामान भी होता है ना जिसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग तो हो गई है मगर कुछ अभी उसके ऊपर काम करना बाकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया होगा तो उसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे? उसको हम यहाँ, जब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें क्या होगा? सेम, ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। तो ये ट्रीटमेंट रहेगी हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की। वर्क इन प्रोग्रेस को ये नहीं बताया होगा कि आपको कहाँ पर ट्रीट करना है, इसको हमेशा कहाँ करना है? ऑफिस ओवरहेड्स में। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को हम एडजस्ट कहाँ करते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट में। इसी तरीके से कई बार हमारे पास फिनिश्ड स्टॉक पड़ा होता है। फिनिश्ड स्टॉक मतलब जिसको अब वो बेचने के लिए रेडी है। तो फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है उसको हम कहां पर एडजस्ट करेंगे? जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे। मतलब ये सामान रेडी है बेचने के लिए तो कहाँ आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद और कॉस्ट ऑफ सेल्स से पहले, मतलब इस जगह इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस को। पहले का कुछ सामान हमारे पास पड़ा है, लेस करेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस को। जो रॉ मटेरियल है उसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको हम इस जगह एडजस्ट करेंगे और जो फिनिश्ड गुड है उसको हम इस जगह एडजस्ट करेंगे। क्लियर है?